हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ताहिर दंगल अपने चैनल क्राइम फाइल्स में आप सबका स्वागत करता हूं। क्राइम फाइल्स में आज हम बात करेंगे देश के चर्चित तंदूर कांड की। एक ऐसा कांड जिसने अपनी तपिश में पूरे देश को झुलसा कर रख दिया। एक ऐसा कांड जिसके बाद काफ़ी समय तक लोगों ने होटल्स, रेस्टोरेंट्स में आना जाना बंद कर दिया। ऐसा क्या था इस सिंपल मर्डर केस में कि हमारे देश की अदालतों ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम की संज्ञा दे दी। जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी है दिल्ली यूथ कांग्रेस के 3 दोस्तों की। सुशील शर्मा, दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट; नैना साहनी, दिल्ली यूथ कांग्रेस की मेंबर; मतलूम करीम, दिल्ली यूथ कांग्रेस का मेंबर की। यूथ कांग्रेस में रहते हुए सुशील शर्मा और नैना साहनी को प्यार हो जाता है। दोनों आपस में शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी को जगजाहिर नहीं करते और दिल्ली के गोल मार्केट इलाके में अपने सरकारी आवास में रहने लगते हैं। नैना साहनी शादी को लेकर काफी इनसिक्योर थी और बार बार सुशील शर्मा से अपनी शादी को पब्लिश कराने के लिए बोलती रहती है, लेकिन सुशील शर्मा उसे हर बार टाल देता है। जब नैना साहनी को लगने लगता है कि शादी को लेकर सुशील शर्मा सीरियस नहीं है, तो वो ऑस्ट्रेलिया जाकर अपना कमर्शियल पायलट का कोर्स पूरा करने का मन बना लेती है और इस काम में मतलूम करीम से अपनी मदद मांगती है। मतलूम करीम मदद करने को तैयार हो जाता है और इस बहाने दोनों में नज़दीकियां बढ़ जाती हैं और इस बात की भनक सुशील शर्मा को लग जाती है और कई बार उनमें आपस में इस बात को लेकर कहासुनी भी होती है। 2 जुलाई 1995 की शाम जब सुशील शर्मा अपने घर वापस लौटता है तो देखता है कि नैना साहनी फ़ोन पर किसी से बात कर रही है। सुशील शर्मा के पूछने पर नैना साहनी बताती है कि रॉन्ग नंबर था। सुशील शर्मा फ़ोन को रिडायल करता है तो उधर से हेलो की आवाज़ सुनकर सुशील शर्मा फ़ोन काट देता है। ये हेलो की आवाज़ किसी और की नहीं, मतलूम करीम की थी। इस बात को लेकर दोनों में काफ़ी कहासुनी होती है और सुशील शर्मा गुस्से में अपना लाइसेंस्ड पिस्टल निकालकर एक के बाद एक 3 फायर करता है। पहली गोली दीवार में जाकर लगती है, दूसरी गोली नैना साहनी की गर्दन में जाके लगती है और तीसरी गोली नैना साहनी के सर में जाके लगती है। नैना साहनी वहीं पर ढेर हो जाती है। फर्श पर पड़ी खून से लथपथ नैना साहनी की लाश से लिपटकर सुशील शर्मा बिलक बिलक कर रोने लगता है। शायद उसे अपने किए पर पछतावा महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद सुशील शर्मा नॉर्मल होकर अपने फ्लैट से नीचे जाकर देखता है कि किसी ने गोली की आवाज़ तो नहीं सुनी। सब कुछ नॉर्मल पाकर वो अपनी गाड़ी को फ्लैट की सीढ़ियों के नीचे लाकर खड़ी करता है और वापस अपने फ्लैट में चला जाता है और लाश को प्लास्टिक की पॉली बैग में डालता है और फर्श पर पड़े खून को साफ करता है। नैना साहनी की लाश को गाड़ी की डिक्की में रखकर गाड़ी को आईटीओ पुल की तरफ मोड़ देता है। उसका प्लान लाश को जमुना में फेंकने का था, लेकिन उसे हैवी ट्रैफिक होने की वजह से मौका नहीं मिल पाता। वो अपनी गाड़ी को वापस कनॉट प्लेस की तरफ मोड़ देता है और पहुंचता है अशोक रात्रि निवास। अशोक रात्रि निवास वो जगह है जहां पर अब संग्रीला होटल है, जो कि ली मेरिडियन के सामने है। अशोक रात्रि निवास के अंदर उसका अपने रेस्टोरेंट हुआ करता था जिसका नाम था बगिया रेस्टोरेंट। उसका वो मालिक था। रेस्टोरेंट पहुंचकर वो अपने मैनेजर केशव को बुलाता है और होटल बंद करने को कहता है। सुशील शर्मा केशव को सारी कहानी बता देता है और केशव और सुशील शर्मा मिलकर आधे घंटे में होटल बंद करा देते हैं और वहां से स्टाफ को भी अपने अपने घर भेज दिया जाता है। फिर शुरू होता है इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला विभत्स खेल। दोनों मिलकर लाश को तंदूर में डालते हैं और आग को भड़काने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग नहीं भड़क पाती है। आग को भड़काने के लिए दोनों बटर के स्लैब्स को तंदूर में डालते हैं और ऊपर से पार्टी के बैनर पोस्टर डाल देते हैं। आग की लपटें काफ़ी ऊंचे तक उठने लगती हैं। लपटों को देख बाहर रहने वाली एक बुढ़िया को लगता है कि होटल में आग लग गई है। वो बचाओ बचाओ चिल्ला देती है तो वहाँ गश्त पर 2 कांस्टेबल अब्दुल करीम गुंजू और घनश्याम मौके पर पहुंचते हैं। उनके पूछने पर सुशील शर्मा उन्हें बताता है कि वो पार्टी के बैनर और पोस्टर जला रहे हैं। वो अपनी तसल्ली कर कर वहाँ से चले जाते हैं और दोबारा जब गश्त से वापस आते हैं तो महसूस करते हैं कि बाहर एक इंसानी मांस के जलने जैसी बहुत अजीब सी बदबू आ रही है और होटल का गेट भी बंद है। वो होटल का गेट खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन होटल का गेट बंद था और वो पीछे से जाकर दीवार फांदकर अंदर का नज़ारा देखते हैं तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। उन्हें पहली नज़र में देखने पर इंसानी हाथ का कुछ अधजला हिस्सा तंदूर से बाहर लटकता हुआ दिखाई देता है। जब वो पूछते हैं तो केशव उन्हें बताता है कि बकरा भून रहे हैं। सुशील शर्मा को लगता है कि उसका राज फाश हो गया है और वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। हेड कांस्टेबल अब्दुल करीम गुंजू ऐसा दिखावा करता है कि उसे केशव की बात पर यकीन हो गया है और चुपचाप बाहर जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करता है।
थोड़ी देर बाद पुलिस की पीसीआर वहां पहुंच जाती है। पुलिस केशव को गिरफ्तार कर लेती है। तंदूर को बुझाया जाता है और डेड बॉडी को तंदूर से निकाला जाता है। बॉडी की शिनाख्त कर पाना बहुत मुश्किल था। पता ही नहीं चल पा रहा था कि ये किसी महिला या पुरुष की लाश है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सिर्फ इतना कंफर्म होता है कि किसी महिला की लाश है। इधर केशव भी पुलिस को सच नहीं बताता, वो पुलिस को घुमाता रहता है। अगले दिन अखबार में खबर पढ़कर मतलूम करीम हॉस्पिटल पहुंचता है और अंगूठी को पहचानकर बॉडी की शिनाख्त करता है और बताता है कि यह नैना साहनी की लाश है। इधर केशव भी टूट जाता है और वो भी शिनाख्त कर देता है। पुलिस सुशील शर्मा की तलाश में जुट जाती है। इधर सुशील शर्मा बगिया रेस्टोरेंट से निकलने के बाद वो रात गुजरात भवन में गुजरात कैडर के एक आईएएस ऑफिसर के साथ गुजारता है और उसके बाद यहाँ से टैक्सी कर सीधा जयपुर, जयपुर से बॉम्बे और बॉम्बे से सीधा बेंगलोर पहुँचता है और वहाँ पर अपनी अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर देता है। इधर पुलिस को उसकी अग्रिम जमानत की भनक लग जाती है और पुलिस उसे बेंगलोर में जाके अरेस्ट कर लेती है और 10 जुलाई 1995 को उसे दिल्ली वापस लाया जाता है। सुशील शर्मा और केशव को तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है और मामला लोअर कोर्ट में चला जाता है। 2003 में लोअर कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानकर सुशील शर्मा को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है और केशव को जुर्म में भागीदार बनने के लिए, सबूत मिटाने के लिए, पुलिस से झूठ बोलकर गुमराह करने के लिए 7 साल की सज़ा सुनाई जाती है। सुशील शर्मा हाई कोर्ट में अपील करता है और 2007 में भी हाई कोर्ट का फैसला आता है। उसकी फांसी की सज़ा को बरकरार रखा जाता है। 2007 से 2013 तक मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता है और 2013 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के फैसले को पलटकर फांसी को उम्र कैद में तब्दील कर देता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं मानता। इसके पीछे दलील दी जाती है कि ये कोई प्लान्ड मर्डर नहीं था। सुशील शर्मा से सोसाइटी को कोई खतरा नहीं है क्योंकि ये उसका पर्सनल मैटर था। सुशील शर्मा का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। सितंबर 2015 में, मतलब 20 साल बाद, कानूनी हिसाब से 24 साल बाद, सुशील शर्मा पहली बार पेरोल के लिए अप्लाई करता है और उसे पेरोल दे दिया जाता है। 2018 में सुशील शर्मा को अच्छे व्यवहार के आधार पर जेल से रिहा कर दिया जाता है। सुशील शर्मा तिहाड़ जेल में पुजारी बन गया था। आजकल सुशील शर्मा दिल्ली के किसी इलाके में गुमनामी भरी जिंदगी गुजार रहा है। कई मीडिया कर्मियों ने उससे संपर्क किया तो उसने कैमरे पर आने से मना कर दिया। उसने कहा कि अब वो बिल्कुल बदला हुआ इंसान है, लोग उसे पहचानते भी नहीं हैं। अगर लोगों को पता चल जाए कि ये तंदूर कांड वाला सुशील शर्मा है तो उसका जीना मुहाल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी देश को सन्न कर देने वाली तंदूर कांड की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।